नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बंसल और हर्षु सर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्सीलेंस क्लासेज में। दोस्तों, आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही होगा, लेकिन आप में से बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को पूरा देख भी रहे हैं तो वीडियो को लाइक करने में भी शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक भी कर लिया करें और शेयर करना भी ना भूलें। आपकी स्क्रीन पर चैनल का नाम आ ही रहा है, दी एक्सीलेंस क्लासेज, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो है आपकी बाल मनोविज्ञान की अवस्थाओं पर आधारित। पहला क्वेश्चन है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड की बात कर रहा है कि बालक किस अवस्था में उसका केंद्र क्या है, खुद है। यानी कि वो सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को, अपनी चीज़ों को अपने बारे में ही समझ पाता है, अपनी चीज़ें ही जान पाता है। तो ये अवस्था है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। यानी कि इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में होता ये है कि बालक को भूख लगी तो रो रहा है, संवेगों के माध्यम से चीज़ों को बता रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। भूख लगी है, रोएगा, उसे दो। तो स्वकेंद्रित अवस्था कौन सी है, सेल्फ सेंटर, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था कौन सी होती है, स्व केंद्रित अवस्था होती है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, यानी कि ये बात कर रहा है मेंटल मैच्योरिटी की बात कर रहा है। मेंटल मैच्योरिटी की बात कर रहा है तो मेंटल मैच्योरिटी लगभग क्या मतलब पूर्ण हो जाती है, वो कितने वर्ष की आयु तक, 16 से 18 या 20 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाती है। लेकिन उसकी ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना, यानी कि आप लगातार प्रयास करे जा रहे हैं, तो वो इसके लिए क्या आंसर होगा। इसके लिए दोस्तों आंसर किशोरावस्था नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, प्रौढ़ावस्था होगा। कौन सा आंसर होगा इसका, प्रौढ़ावस्था होगा। किशोरावस्था में मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है और फिर हम उसके लिए क्या कह रहा है, ये उसकी परिपक्वता, उसकी मैच्योरिटी के लिए अभी हम और काम कर रहे हैं। तो वो कौन सी अवस्था है, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति के पास जिम्मेदारियों को महसूस करने लगता है, उसके अंदर ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है, अब वो मैच्योर हो जाता है और अब चीज़ों को समझ लगता है। किशोरावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। कहा जाता है कि इस अवस्था की लगभग 16 से 18 वर्ष की आयु तक विकास पूर्ण हो जाता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें 20 वर्ष तक की आयु में विकास क्या होता है, लगभग हो गया होता है, और अधिकतर विकास हो जाता है, लगभग पूर्ण हो जाता है। उसका आंसर है 14 वर्ष की आयु। याद रखिएगा, पिछली वीडियो में मैंने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करा चुका हूँ, एक बार वीडियो को आप अवश्य देख लें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, प्रौढ़ावस्था हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। यानी कि यहाँ बालक प्रेशर फील कर रहा है, तनाव फील कर रहा है, तो अत्यधिक दबाव और तनाव का काल। तो तनाव की अवस्था तो भैया तनाव तूफान की अवस्था स्टैनली ऑल ने किसको कहा, किशोरावस्था। या बालक के ऊपर क्या होता है, प्रेशर भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी होकर सामने आ जाती हैं, वो तनाव में आ जाता है। तो इसके लिए कौन सा आंसर होगा, किशोरावस्था। यहाँ बालक के पास तनाव और दबाव दोनों एक साथ होकर इकट्ठे हो जाते हैं। दबाव के कारण ही वो तनाव महसूस करने लग जाता है कि अब क्या चीज़ें कैसे करनी है, क्या करें क्या नहीं करें, समझ नहीं आता उसके, क्योंकि बहुत सारे संवेग, यानी कि पूरे संवेग उसके पास आ जाते हैं, सब इकट्ठे होकर आ जाते हैं, तो इमोशन अप एंड व्हील होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उसके पास इकट्ठी होती हैं। मेरी वीडियो को देखें, विकास की अवस्थाओं से मैंने वीडियो लेक्चर आपके चैनल पर, यानी कि इस चैनल पर मिल जाएंगे, आपको मेरी वीडियो मिल जाएंगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप वीडियो में जाकर एक बारी देख सकते हैं, मैंने सभी अवस्थाओं को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसमें अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इरफान है, वो खिलौने तोड़ रहा है और उसमें अवयवों को देखना है, और उन्हें देखने के लिए वो क्या करता है, उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन है, इरफान को कभी भी खिलौनों के साथ नहीं खेलने देंगे। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, सदैव कड़ी नज़र रखेंगे। पहला क्या कहता है, इरफान को कभी भी खिलौनों के साथ नहीं खेलने देंगे। तो भाई ऐसा करेंगे तो हम उसकी जिज्ञासा को मार रहे होंगे, और ये सही तरीका भी नहीं है।
कि भैया अब तुम उनसे हाथ नहीं लगाओगे, खिलौना तोड़ दिया एक बार, अब ना दिलाएंगे हम तुम्हें कभी भी। उसने कुछ और किया, अब तुम्हें ये ना करने देंगे। तो ये क्या है, ये तरीका बिल्कुल एकदम क्या है, गलत है, ऐसा नहीं करेंगे। अगला, सदैव कड़ी नज़र रखेंगे, एकदम उसके पीछे लगे रहेंगे, हाँ भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो भैया बालक अपना विकास कैसे करेगा? बालक को विकास के लिए आपको क्या करना है? एनसीएफ ने क्या कहा? एनसीएफ ने कहा कि बालक के अंदर अपनी क्षमताएं हैं, उसको तो आपको माहौल देना है, उस माहौल में ऐसा माहौल जहाँ वो अपनी क्षमताओं को आपको दिखा सके। तो इसका मतलब सदैव कड़ी नज़र भी नहीं रखेंगे भाई। अगला, उसे बताएंगे खिलौनों को नहीं तोड़ना चाहिए। बताएंगे तो भाई इतनी जल्दी वो सीख नहीं पाएगा, अभी वो बच्चा है, अभी नहीं जानता चीज़ों को। तो इसका क्या हुआ? ये भी गलत हो गया। तो कौन सा सही हुआ दोस्तों? इसका सही हुआ आपके लिए, इसका सही कौन सा आंसर हुआ? उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करेंगे। यानी कि वो देखना चाहता है, उसकी ये जिज्ञासा है, तो उसकी ऊर्जा को हम क्या देंगे? सही डायरेक्शन देंगे कि भाई इसकी जिज्ञासा कहाँ पर है, कैसे है, क्या करना चाहता है, कहीं इंजीनियर तो बनना नहीं चाहता। तो इस तरह से हम उसकी ऊर्जा को सही दिशा देने का प्रयास करेंगे, उससे जानने का प्रयास करेंगे कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। बात समझ में आ रही है? ये पूछा गया क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगला है, मानव विकास की सुनहरी अवस्था कहा जाता है, गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैं अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। मानव की सुनहरी अवस्था किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है भाई, देख लीजिएगा, एक बार वीडियो को देखते रहें। गोल्डन टाइम पीरियड, यूनिक टाइम पीरियड, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं बाल्यावस्था के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। वीडियो को एक बार, अवस्थाओं से रिलेटेड जो वीडियो चैनल पर हैं आप उनको जाकर देख सकते हैं। सभी अवस्थाओं के बारे में उन पर बहुत डिटेल से बताया गया है। तो इसका आंसर क्या है? बाल्यावस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, ये क्या कह रहे हैं? यानी कि ये कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा सही है, एकदम परफेक्ट, वही क्या रहता है? जीवित रह पाता है, और जिसमें कमी है वो क्या होता है? उसके बाद जीवन नहीं होता। तो ये कथन है डार्विन साहब का। डार्विन साहब ने इस बात को कहा कि सर्वाधिक उपयुक्त क्या होता है? जीवित रहता है। यानी कि ह्यूमन के बारे में कहा जाता है कि मानव भगवान की सबसे सुंदर कृति है, सुंदर रचना है, और उसको एकदम परफेक्टली बनाया है। और जब उसमें कोई कमी होती है तो भगवान उसको अपने पास, यानी कि वो उसका शरीर का क्या हो जाता है? शरीर समाप्त हो जाता है, यानी कि उसका जीवन समाप्त हो जाता है। सर्वाधिक उपयुक्त ही क्या होता है? जीवित रहता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति खुद को कभी भी कमज़ोर ना समझे कि मैं उस जैसा नहीं या उस जैसा नहीं। अगर आप जीवित हैं, आपके पास जीवन है, तो इसका मतलब, इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि आपको भगवान ने, ऊपर वाले ने, जिसने भी आपको बनाया है, उसने परफेक्ट बनाकर भेजा है। बस आपको आपके अंदर की क्षमताओं को देखना है। तो डार्विन साहब ने ये बात कही कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है। अगर आप जीवित हैं तो इसका मतलब आप सर्वाधिक उपयुक्त हैं, बहुतों में श्रेष्ठ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 वर्षीय नीरज अपने आप प्रथम स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना विकसित करने का प्रयास कर रहा है, वह विकसित कर रहा है। यानी कि वो स्वयं पर नियंत्रण करने की भावना विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? नियमों के प्रति घृणा बिल्कुल नहीं भाई, वो नियमों को मान रहा है तभी, अक्खड़पन भी नहीं, ठीक है। अभी हम इसको परिपक्वता भी नहीं कह सकते। तो वो क्या कर रहा है? इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, स्वायत्तता। यानी कि वो क्या कर रहा है? स्वयं पर नियंत्रण कर रहा है, स्वायत्तता की बात कर रहा है, ठीक है। ये स्वयं कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि, ये कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को जो परामर्श दिया जाता है उसकी सर्वाधिक उपयोगिता क्या है? क्या इससे ज्ञान बढ़ता है, उनका कौशल बढ़ता है, उनके आत्मविश्वास में अभिवृद्धि होती है, वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं? सबसे श्रेष्ठ देखना है इसमें, गलत इसमें से कोई भी नहीं है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ क्या है? सबसे श्रेष्ठ है उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, वीडियो समझ आ रही होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको चैनल पर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब एक दिन में एक से अधिक वीडियो आने लगी हैं। क्वेश्चनों की संख्या भी मैं धीरे धीरे बढ़ा ही रहा हूँ। आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और ये सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और यहाँ तक उम्मीद है
कि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मेरी वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब भी कर दो यार, तो लाइक भी कर दिया करो वीडियो को और शेयर भी कर दिया करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। मैं आपके लिए मेहनत इतनी कर रहा हूं तो आप मेरे लिए भी थोड़ा सा कर लीजिए। एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर ही तो मांग रहा हूं, तो इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षक की भूमिका है। मैं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे यूट्यूबरों की तरह आपसे कह रहा हूँ नहीं 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 मैं तभी पढ़ाऊँगा या ये करूँगा वो करूँगा या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस मैं आपसे कह सकता हूँ, आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तभी आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शिक्षक की भूमिका है, किसकी बात कर रहे हैं? शिक्षक की भूमिका की बात कर रहे हैं। शिक्षक की भूमिका ज्ञान का स्थानांतरण करना, बिल्कुल। ज्ञान देना, बिल्कुल। कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना, बिल्कुल। ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना, तो सबसे सही। तो शिक्षक क्या करता है? शिक्षक क्या करता है? शिक्षक का काम ही क्या है? शिक्षक आया कब? शिक्षक आया तब जब मोटिवेशन था। मोटिवेशन से क्या हुआ? एम आया। एम आया तो एम में क्या आया? हर्डल आया। हर्डल आया तो टीचर आया। टीचर ने क्या किया? टीचर ने उस हर्डल को दूर करने के लिए थोड़ा सा सिंपल तरीका, कुछ रास्ता बताया। तो अब उस रास्ते के माध्यम से आपने एडजस्टमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हुई। अब क्या हुआ? एडजस्टमेंट हो गया, कंप्लीट हो गया, एडजस्टमेंट हो गया। यानी कि वो अब आपका क्या बन गया? वो अब आपका बन गया व्यवहार बन गया। वो अब आपका व्यवहार बन गया। तो टीचर कब आया? टीचर कब आया? जब हर्डल यानी कि ये बाधा आई। तो बाधा में उसने क्या किया? उस बाधा को दूर करने के कुछ तरीके बताए कि भैया इनको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, इनको ऐसे नहीं ऐसे कर लो। आजकल हम भी क्या कर रहे हैं, हम लोग भी क्या करते हैं, आपको क्या पढ़ना है भैया, ये पढ़ना है आपको, ये पढ़ लीजिए। बहुत सारे सिलेबस है, क्या ज़रूरत की चीज़ है, उनको कैसे पढ़ना चाहिए उसको आसान करने का आसान ही तो कर रहे हैं एग्जाम्पलों के माध्यम से। जो एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं डेली लाइफ के, तो उसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? उसको आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो क्या है? वो है कि जो आपको ज्ञान का निर्माण करना है, जो जब आप कल टीचर बन के जाएंगे तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? आपकी भूमिका ये नहीं है कि आप क्लास में गए आपको सिलेबस खत्म कराना, नहीं भाई। सिलेबस खत्म कराने वाला टेंशन नहीं है। सिलेबस तो खत्म कराना ही कराना है, लेकिन साथ में आपको क्या करना है? साथ में आपको वो तरीके अपनाने हैं जिससे कि बच्चा आसानी से सीख सके। यानी कि इस तरीके से ज्ञान देना है कि उसको सीखने में मज़ा आए। ऐसा ना हो कि आप किताबी भाषा बोले जा रहे हैं और उस बच्चे की समझ में ही नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं भैया, वो वगैरह। आप बच्चे की भाषा हिंदी, आप अंग्रेजी में बात कर रहे हैं आप, लेकिन क्या किंतु परंतु की बात कर रहे हैं। वो जानता है कि भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, क्या कर रहे हो, उसकी अपनी एक भाषा है। तो आपको क्या करना है? तभी तो कहा आपके एनसी अपने की मातृभाषा के साथ अंग्रेजी शिक्षा दी जाए। अंग्रेजी शिक्षा अकेली ना दी जाए, आपको मदर टंग में बात करनी है। एक और बात कही एनसी अपने कि बच्चे को अपनी अभिव्यक्ति यानी कि खुद को व्यक्त करने के लिए मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। यानी कि आप उसे इसके लिए जोर न डालें कि नहीं भाई अंग्रेजी भाषा यूज करना या कोई और भाषा नहीं। उसकी जो भाषा है आप उसे उस भाषा में बोलने दें, जिससे वो अपने विचारों को आसानी से व्यक्त कर पाएगा। तो शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक की भूमिका क्या हुई? ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। आपको उसको ईजी बना कर देना है जिससे बच्चे को ज्ञान निर्माण में दिक्कत ना आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? तो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात हो रही है, तो यहाँ देखते हैं विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल का विकास करना। क्या शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ व्यवसाय है? अगर शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ व्यवसाय है तो मनुष्य फिर सामाजिक प्राणी कैसे होगा? अगला, विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास करना। क्या शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ सामाजिक है? अगला, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। क्या सिर्फ एग्जाम पास करना ही शिक्षा है? या अगला, विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना, यानी कि व्यवहारिक जीवन यानी कि रियल लाइफ के लिए तैयार करना कि उनकी रियल लाइफ में वो उनको क्या करना है, कैसे करना है। तो अधिगम से क्या होता है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन करने का नाम है अधिगम। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थी को व्यवहारिक जीवन के लिए, यानी कि उसकी रियल लाइफ के लिए उसको तैयार करना कि वो व्यवसाय भी कर सके, समाज में जी भी सके, समाज के तौर तरीके परंपराओं को भी समझ सके। यानी कि उसको इस तरह से एजुकेट करना कि वो अपने कल्चर को, अपनी समाज संस्कृति को आगे लेकर चल सके, वो अपने व्यवसाय भी कर सके। ऐसा ना हो या तो उसको बिल्कुल एकदम इकोनॉमिकल बना दो या एकदम सोशल ना, दोनों तरह का। यानी कि उसके पास
पूर्ण यानी कि उसका पूरा व्यवहार डेवलप हुआ हो, पूरा बिहेवियर उसके पास हो। तो बिहेवियर जो है उसकी जो रियल लाइफ है उस रियल लाइफ के लिए उसको तैयार करना है विद्यार्थी को। तो शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, रियल लाइफ के लिए उसको तैयार करना। तो इसका कौन सा सही है, सी, विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना, यानी कि ऐसा जीवन जो उनके व्यवहार में आने वाला है। अगला, एक उत्तम कक्षा शिक्षक छात्रों की प्रकृति जिज्ञासा का पोषण करता है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक उत्तम कक्षा शिक्षक छात्रों की प्रकृति जिज्ञासा का पोषण करता है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। तो एक अच्छा शिक्षक जो होगा वो क्या करेगा, जो जिज्ञासा की प्रकृति है उसको पोषित नहीं, जिज्ञासा को पूर्ण करेगा, यानी कि उसकी जिज्ञासा को बनाए नहीं रखेगा, उसको क्या करेगा, उसकी जिज्ञासा को वहीं पूर्ण करके उसका समाधान करेगा। वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में अभी बच्चे को सम्मिलित नहीं करेगा शिक्षक, वो क्या करेगा, पहले छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। छात्र क्या कर सकें, छात्र इंटरनल को रिलेटेड हो सकें, यानी कि एक दूसरे से संवाद कर सकें। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो आप हमें, मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप, तो बहुत सारे संसाधन, बहुत सारे तरीके मैं आपको बता चुका हूँ, आप उनके माध्यम से हम तक अपनी समस्या को पहुँचा सकते हैं। तो अब ये आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपनी समस्या को हम तक कैसे लेकर आएंगे, कैसे बताएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तम कक्षा शिक्षक क्या करता है, शिक्षक का क्या रोल होना चाहिए, शिक्षक कैसे काम करना चाहिए। तो अभी मैंने शिक्षक से संबंधित कुछ क्वेश्चनों के जवाब भी आपको दिए हैं। तो इसमें क्या था, छात्रों की प्रकृति जिज्ञासा का पोषण। भाई जिज्ञासा का अगर ज़्यादा पोषण करेंगे तो जिज्ञासा को समाप्त कब करोगे, बच्चे की जिज्ञासा को आपको समाप्त करना है, उसको पोषित थोड़ी ना करना है, उसको बनाए थोड़ी रखना है। तो इसका कौन सा था, छात्रों के पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक छात्र के मार्गदर्शन के लिए अध्यापक को जानना आवश्यक है। एक छात्र के मार्गदर्शन के लिए अध्यापक को जानना आवश्यक है। तो इसका क्या आंसर होगा, पहली बात अधगम की कठिनाई, बिल्कुल भाई, क्या क्या दिक्कत है उसको ये जानना है, उसके व्यक्तित्व को जानना है, उसके घर की बातें, इन सब चीज़ों को उसको जानना आवश्यक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या था, अधगम कठिनाई में उसको कहाँ दिक्कत आ रही है सीखने में, उसकी व्यक्तित्व, यानी कि उसके व्यक्तित्व के क्या गुण हैं, क्या सीख सकता है, क्या उसका व्यवहार है, उन सब चीज़ों को, उसके घर के वातावरण, उसका घर का एनवायरनमेंट, क्योंकि घर के एनवायरनमेंट का भी तो इम्पैक्ट होता है भाई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की भूमिका है ज्ञान का संप्रेषण करना, ज्ञान को कम्युनिकेट करना, छात्रों को अनुशासन में रखना, छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम का सृजन करना, उपर्युक्त सभी। तो शिक्षक का क्या भूमिका होनी चाहिए, शिक्षक की क्या रोल होना चाहिए। तो शिक्षक भाई ज्ञान का कम्युनिकेशन करता है, बिल्कुल सही बात है, नो डाउट कि शिक्षक ज्ञान का कम्युनिकेशन नहीं करता। छात्रों को अनुशासन में रखना, अनुशासन सिखाना भी शिक्षक का काम है, ठीक है, ना केवल शिक्षक का बल्कि उसके माता पिता का भी, वो भी शिक्षक ही होते हैं। और छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक, यानी कि कैसी छात्र केंद्रित क्रिया आधारित, आपको कैसा अधिगम करना है, छात्र केंद्रित अधिगम का सृजन करना है। तो इसके भी कौन से सही हैं, चारों सही हैं। इसका कौन सा होगा, डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। यानी कि एक छात्र ने कोई क्वेश्चन पूछा और आपको उस क्वेश्चन का जवाब नहीं पता है, तो अब आपको टीचर बन के सोचना है
कि एक अच्छा टीचर, एक नैतिक टीचर, एकदम बिल्कुल ईमानदार वाला टीचर होना चाहिए। तो वो टीचर क्या करेगा? शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए। अगर भैया शिवानी को चुप करा देंगे तो शिवानी दोबारा से सवाल पूछेगी क्यों? उसकी जिज्ञासा नहीं मार देंगे तो बच्चे की जिज्ञासा थोड़ी ना समाप्त करनी है, उसको तो बनाए रखना है। अगर जिज्ञासा मर गई तो फिर बच्चा कैसे सीख पाएगा? तो पहला गलत। दूसरा, उसका ध्यान बटा देना चाहिए, यानी उसको डाइवर्ट थोड़ी ना करना है, हमें उसकी जिज्ञासा को पूर्ण करना है भाई। जो उसने पूछा उसकी जिज्ञासा वहीं समाप्त हो, उसकी पूर्ण हो जिज्ञासा, तो ध्यान नहीं बटाना। शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता। अगर वो ये कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता, तो फिर क्या होगा? मैं नहीं जानता तो अब शिक्षक के ऊपर उसका भरोसा है, जो वो है, तो भरोसा टूट जाएगा। ये मैं बता ही नहीं सकता था, मुझे नहीं पता इसका जवाब। ये कौन सा तरीका हुआ? तो ये भी गलत है। तो अब बचा कौन सा? डी, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। शिक्षक द्वारा उसे बोलना चाहिए कि मैं इसका उत्तर आपको बाद में देता हूँ, इस तरीके से, और बाद में उसका सही उत्तर उस तक पहुँचा देना चाहिए, जिससे कि बच्चे की जिज्ञासा भी ना मरे और आप बच्चे तक उसका जवाब भी पहुँच जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका कौन सा हुआ? डी। अगला क्वेश्चन, कृतिका अक्सर अपने घर पर ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है, यानी कि घर पर तो चुप रहती है, खोई खोई सी रहती है, और विद्यालय में एकदम उसका, यानी कि वो वाली बात, जुंग का अंतर, यानी कि वो कौन सा है? अंतर्मुखता, इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन वाला। तो इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन वाली बात है। तो इंट्रोवर्जन यानी कि खुद में खोई खोई रहना, एक्सट्रोवर्जन यानी कि समाज के साथ जुड़े रहना। तो कृतिका क्या है? कृतिका घर में बात नहीं कर रही। घर में कैसा व्यवहार कर रही है? वो खुद में खोई खोई है, और जब बाहर जा रही है तो कैसा व्यवहार कर रही है? वो समाज से, यानी कि वो आपको कैसा दिख रही है? वहमुखी दिख रही है, एम्बिवेंट दिख रही है, यानी कि उसका व्यवहार घर में इंट्रोवर्जन है तो बाहर एक्सट्रोवर्जन है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? यानी कि उसके व्यवहार में ऐसा तो है कि वो, उसका व्यक्तित्व तो ऐसा तो दिख रहा है कि वो बात कर सकती है। तो कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। ऐसा तो इस बात से मतलब नहीं निकल रहा कि उसको उसका घर पसंद ही नहीं है। बात नहीं करती, घर तो उसको अच्छा लगता है, क्यों? घर वापस लौट रही, रोजाना जा रही है भाई। घर किसको अच्छा नहीं लगता? घर तो सबका स्वीट होता है। अगला, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। भैया ये भी गलत दिख रहा है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ये थोड़ा सा कट गया है, बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। तो भैया ऐसा भी नहीं होता, नोट कर लें। इसका क्या है? शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। तो ये 3 तो गलत हो गए। तो बचा कौन सा? बचा ये कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, यानी कि जब वो उन बातों को रखती है तो लोग उसको सीरियस होकर सुनते हैं, उसकी बातों का जवाब मिलता है, यानी कि उसे सुनने का अवसर मिलता है, बोलने का अवसर मिलता है, लोग उसे सुनते हैं। अध्यापक उसकी जिज्ञासा को नहीं मार रहे हैं। अगला, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता रहेगा तो आप उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। भैया ये तो गलत हो जाएगा कि उससे पूछेंगे ही नहीं कुछ, तो फिर कैसे सीख पाएगा? जिन प्रश्नों का उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं को, तो यानी उसे कंफर्ट जोन से कब बाहर निकालोगे भाई? सिखाओगे कब? तो ये भी नहीं। उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर जिनके उत्तर उसकी सामर्थ्य से बाहर है। तो फिर भैया उसका विकास कैसे करोगे? उपवास का कारण मतलब उसका एक तरीका है ना। इसका इलाज क्या है? आपको अंतिम ऑप्शन में मिल रहा है इसका इलाज। उससे केवल तब तक प्रश्न पूछेंगे जब तक वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो, यानी कि उसका उत्साह बनाए रखेंगे, और जब तक पूछ रहेंगे तो उत्साहित हो। जब लगे हाँ ये प्रेशर फील कर रहा है, हाँ भाई अब तुम बैठ जाओ, फिर कुछ समय बाद दोबारा से हाँ भाई अब इसका जवाब, तो उसको जब तक मज़ा आए तब तक हम उसको सिखाने का प्रयास करें। जब वो परेशान हो जाए, भाई ठीक है अब शांत हो जाओ, यानी कि उसको हम क्या करेंगे? यानी कि जब तक वो रुचि ले रहा है तब तक उसको सिखाएंगे, फिर भाई उसको थोड़ा सा रिलैक्स देंगे कहीं और से, यानी कि एक्स्ट्रा मोटिवेशन देने का प्रयास करेंगे। फिर जब उसको दोबारा से मोटिवेट होगा, यानी दोबारा से फिर उससे कुछ समय बाद दोबारा प्रश्न पूछेंगे। तो इस तरह से क्या होगा? वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा और वो नई नई चीज़, यानी कि उसका नया कंफर्ट जोन बनने लग जाएगा। तो इसका क्या हुआ? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल सनिक के अनुसार विकास की अवस्थाएं हैं। विकास की अवस्था की बात कर रहे हैं, और विकास की अवस्था किसके अनुसार? कार्ल सनिक के अनुसार पूछ रहे हैं। तो कार्ल सनिक महोदय ने विकास की अवस्थाएं कितनी बताई? अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपने अगर मेरी पिछली वीडियो भी देखी हैं तो इन क्वेश्चनों के जवाब देने में आपको कुछ सेकंड का समय ही लगना चाहिए, उससे अधिक का समय आपको नहीं लगना चाहिए। कार्ल सनिक एक मनोवैज्ञानिक हुए और उन्होंने विकास की कुछ अवस्थाओं के बारे में बताया, और विकास की अवस्थाओं को लेकर मैंने आपको वीडियो बनाकर दी है। उस वीडियो में मैंने विकास की अवस्थाएं अलग अलग थिंकरों के माध्यम से भी आपको
बताई हैं, तो काल्सनिक ने विकास की अवस्थाएं कितनी बताई? उनके अनुसार विकास की अवस्थाएं हैं 8। कितनी? 8। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? एक है प्रीनेटल पीरियड यानी कि पूर्व जन्म काल, एक है नियोनेटल पीरियड नव शैशव काल, एक है आरंभिक शैशवावस्था, एक है उत्तर शैशवावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो एक बार वीडियो देख लें आप विकास से अवस्थाओं से संबंधित, आपको इन क्वेश्चनों के जवाब वहाँ पर मिल जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैले के अनुसार मानव विकास की अवस्थाएं हैं, तो सैले भी एक मनोवैज्ञानिक हुए और सैले ने भी कुछ अवस्थाएं विकास की दी। तो सैले के अनुसार विकास की 3 अवस्थाएं हैं, एक है शैशवावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो शैशवावस्था 1 से 5 दी इन्होंने, फिर 5 से 12 और फिर 12 से 18, बात पूरी कर दी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारतीय दर्शन के अनुसार मानव विकास की अवस्थाएं हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार मानव विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, ये भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ, अपनी क्लास के माध्यम से आपको बता चुका हूँ। एक बार अगर आप क्लास देखेंगे तो आपको इन क्वेश्चनों के जवाब बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। भारतीय दर्शन के अनुसार मानव विकास की 7 अवस्थाएं हैं, एक गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो को देख लें, विकास की अवस्थाओं से जुड़ी जो वीडियो हैं, बार बार कह रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको वहाँ से मिल जाएंगे। शैशवावस्था की अवधि है, शैशवावस्था की अवधि मैं आपको फिर बता चुका हूँ, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था क्या है? शैशवावस्था है। मैंने अपनी वीडियो में बताया है, जनरल क्लासिफिकेशन जब किया है तो मैंने बताया है कि जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था। और जब अर्ली चाइल्डहुड की बात आती है, जब बहुत सारे लोग पूर्व बाल्यावस्था की बात करते हैं, तो शैशवावस्था जन्म से 2 या 3 वर्ष की अवस्था रह जाती है। तो इसका आंसर क्या है? जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, या कथन है स्टैंक का। किसका कथन है? स्टैंक का। यानी कि उसके आरंभिक 2 वर्षों में ही स्टैंक के अनुसार उसके भावी जीवन का, भविष्य का निर्माण हो जाता है। यानी कि जैसा उसको वातावरण मिलेगा, अनुकरण करके वो सीख रहा होगा, तो उससे वो, उनका मानना है कि भावी जीवन का निर्माण वहीं हो जाता है। ये स्टैंक का ही मानना है। अगला, शैशवावस्था में बालक में कितने संवेग पाए जाते हैं? शैशवावस्था की बात कर रहे हैं, शैशवावस्था में बालक में संवेग पाए जाते हैं 4। कितने? 4। वो 4 संवेग हैं: भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा नामक 4 संवेग बालक में शैशवावस्था में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने संवेग थे यहाँ भाई? 4 संवेग थे। अगला क्वेश्चन, बालक अपनी माँ को पहचानना आरंभ कर देता है। तो बालक भैया अपनी माँ को 3 माह की अवस्था में पहचानने लग जाता है कि ये मेरी माँ है। पहले माँ को ही पहचानता है बालक सबसे पहले, फिर अपने पिता को पहचानता है। तो बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? माँ को। तो बालक अपनी माँ को कितनी माह की अवस्था में? 3 माह की अवस्था में पहचानना आरंभ कर देता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। एंटरटेन तो भाई मैं नहीं करता, और टीचरों की तरह बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बड़ा एंटरटेन करते हैं। तो एंटरटेन करना तो मुझे नहीं आता, मुझे सिर्फ एजुकेट करना आता है, पढ़ाना आता है। वक्त एंटरटेन का नहीं, शिक्षित होने का है। वक्त हमारा एग्ज़ाम को पास करने का है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो भैया एंटरटेन छोड़ना पड़ेगा। एंटरटेन के लिए बहुत सारे हीरोज़ काम कर रहे हैं, मूवियाँ बनाते हैं बेचारे, तो वहाँ जाके आप एंटरटेन कर सकते हैं। हम तो यहाँ क्लास की बात करेंगे, तो पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो शैशवावस्था यानी कि जन्म के समय बालक ना नैतिक ना अनैतिक। तो ये शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया बिल्कुल सीख रहा होता है, तेज़ी से सीख रहा होता है, जिज्ञासा भी होती है, अनुकरण के द्वारा सीख रहा होता है, सब कुछ बहुत तेज़ी से चल रहा होता है उसकी लाइफ में, नया नया होता है, तो भैया सब कुछ दिख रहा होता है। लेकिन यहाँ पर नैतिकता जो है, नैतिकता बालक जन्म के समय नैतिक नहीं होता भैया। जन्म के समय बालक ना नैतिक ना अनैतिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। भैया किशोरावस्था में बालक आ चुका है और किशोरावस्था में खेल पर आधारित शिक्षा देंगे नहीं, गणित भाषा की शिक्षा देंगे नहीं, कहानी के माध्यम से शिक्षा देने का वक्त गुजर चुका है। अब बालक किशोरावस्था में और कल वो प्रौढ़ावस्था में आएगा, उस पर जीवन की क्या आएंगी? जिम्मेदारियाँ आएंगी। जिम्मेदारियों की अवस्था आने वाली है, तो उसको ऐसी शिक्षा दी जाए कि जिससे कि वो ये अपना जीविकोपार्जन के उद्देश्य
पूरा कर सके, जीविकोपार्जन कर सके, व्यवसाय कर सके, यानी कि व्यवसाय मुखी शिक्षा हम उसको देंगे। ऐसी शिक्षा जिससे कि बालक को उसके भावी जीवन को जीने में दिक्कत ना आए, वो व्यवसाय कर सके। तो किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए दी जाने वाली शिक्षा, यानी कि ऐसी शिक्षा जिससे बालक अपना जीविकोपार्जन कर सके, अपने जीवन को जी सके। व्यवसायोन्मुखी शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा एनसीएफ ने भी कहा। गांधी अपनी बेसिक शिक्षा के माध्यम से भी इस बात को कहते हैं। गांधी ने तो अपनी बेसिक शिक्षा वर्धा योजना में यहाँ तक कहा था कि शिक्षक ऐसी स्वावलंबी शिक्षा होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा जिसके माध्यम से गांधी कहते हैं कि शिक्षकों का वेतन भी बालकों द्वारा किए गए कार्यों की बिक्री से आ जाए, यानी कि वो हस्तकला यानी कि हाथ के कारीगर बनाने पर भरोसा रखते हैं और बालक इतना निर्माण करे, इतना प्रोडक्शन करे कि जब उसे सेल आउट करे विद्यालय तो वहाँ वो इतने में सेल हो जाए कि जितने शिक्षक उनको शिक्षित कर रहे हैं उनका वेतन वहीं से निकल जाए, सरकार पर कोई उसका लोड ही ना आए। गांधी तो यहाँ तक की बात करते हैं। और इसीलिए किशोरावस्था में व्यवसाय जैसी यानी कौशल जैसी चीज़ों को हमने जोड़ने का प्रयास किया, जिससे कि बालक को उसके भावी जीवन को जीने में कठिनाई ना आए, सेल्फ डिपेंड बन पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है? जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए दी जाने वाली शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीर पूजा की अवस्था कहलाती है भैया वीर क्रांतिकारी अवस्था, वीरता की अवस्था। तो भैया वीरता की अवस्था वही किशोरावस्था, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु वाली अवस्था है। या व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? क्रांतिकारी, बदल देना चाहता है हर गलत चीज़ को। तो वो अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था है। वीरता की पूजा करते हैं या बालक। अगला, वीरता की पूजा कैसे? लड़ जाएंगे। आजकल के बालक क्या कर रहे हैं? आजकल के युवा बालक क्या कर रहे हैं? आजकल के युवा बालक लड़ जाते हैं। भैया ये अवस्था है, विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण भी होता है, तो प्रेम संबंध भी बनते हैं। भैया प्रेम भी होता है लड़कों को, संबंध तो नहीं लेकिन प्रेम तो होता है। प्रेम होता है तो ये मेरी वाली वो तेरे वाली, और किसी ने मेरी वाली को देखा कैसे लड़ गए बाहर। यानी कि अब हर चीज़ का समाधान किससे होगा? लड़ाइयों से होगा। तो ये इसलिए इसको किसी दोस्त से, भाई इस मेरे दोस्त तुमने किसी ने कहा कि हाँ भाई यहाँ आ जाओ लड़ाई हो गई है, 2 मिनट में पहुँची, बैग उठाए, सेल्फ लगाया और पहुँच गए। बात बाद में करेंगे, पहले वीरता का प्रदर्शन करेंगे, जो उनकी वीरता उस समय की जो भी है। तो कौन सी अवस्था हुई? किशोरावस्था हुई। यहाँ बालक हर चीज़ को किस तरह से? वीरता से लड़कर क्रांति से कर देना चाहता है, यानी कि वो बदल देना चाहता है एक रात में पूरी दुनिया को। उसको लगता है कि जो भी गलत हो रहा है उसको एक झटके में बदल दूं। तो ये इस अवस्था का प्रभाव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक झटके में कभी भी कोई भी चीज़ें बदली नहीं जा सकती, क्योंकि विचारधाराओं की लड़ाई विचारधारा से ही तोड़ी जा सकती है, समय के सापेक्ष भी जा सकती है, लेकिन उम्र का प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और कुछ समय बाद ये समझ में भी आ जाता है बालक को कि जो मेरी वाली तेरी वाली जो भी सिस्टम था वो बड़ा वैसे ही फालतू में लड़े जा रहे थे। इसके लिए लड़ रहे थे, उसको पता ही नहीं था भाई क्यों लड़ रहे हैं, बस हम ही लड़े जा रहे हैं। अगला, 6 से 7 वर्ष के बालक किन खेलों में अधिक रुचि लेते हैं? तो 6 से 7 वर्ष के बालकों के साथ क्या होता है? बालक एकाकी तो होता ही है शुरुआत में, एकाकी होने लग, छोटे छोटे समूहों में भी वो खेलने लगता है। तो एकाकी और सामूहिक, इसका आंसर क्या हुआ? एकाकी और सामूहिक, यानी कि एक अकेले वाले खेल जो बचपन में बच्चा खेलता, अकेले अकेले खेलता रहेगा गुड्डा गुड़ियों के साथ। और क्योंकि विद्यालय में आ गया है, गैंग बनना स्टार्ट होगा, तो गैंग बनना प्री गैंग एज बोलते हैं हम, यानी कि सब आयु को क्या बोलते हैं? प्री गैंग एज है लगभग ये। तो यहाँ पर क्या है? अर्ली चाइल्डहुड का समय है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तो बालक चाइल्डहुड में जा रहा है, तो थोड़े थोड़े उसके दोस्त बनने लगे, तो छोटे छोटे समूहों में वो खेलना स्टार्ट हो जाएगा। 1 से 2 होंगे, 2 से 3 होंगे, इस तरह से वो खेलने लग जाएगा। तो एकाकी और सामूहिक हम इसको कहते हैं। तो एकाकी और सामूहिक खेलों में रुचि लेता है। अगला देखते हैं। छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उनके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? छोटा सा बच्चा है, खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंक रहा है, उनके भागों को अलग कर रहा है, तो स्वप्रेम की भावना भैया यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि वो खुद से प्रेम कर रहा है, वो फेंक ही रहा है चीज़ों को। तो ये तो नहीं हो सकता। पर निर्भरता, किसी पर निर्भरता की बात भी नहीं कर रहा। दोहराने की प्रवृत्ति, किसी को देख कर नहीं कर रहा। ये क्या है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति। बालक के अंदर जिज्ञासा है कि ये क्या है, उसको खोल रहा है, फेंक रहा है, तो वो जिज्ञासु स्वभाव है उसका, वो समझ नहीं पा रहा है कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ें हैं। तो वो जिज्ञासा की वजह से ऐसा करता है। हर किसी के बालक के साथ ऐसा ही होता है, हर बालक के साथ। हमने भी बचपन में ऐसे ही किया, हम सब ऐसे ही कर रहे होते हैं। तो ये क्या है? जिज्ञासा प्रवृत्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? तो वॉटसन साहब ने तो भैया ये भी कहा था कि मुझे बालक दे दो, मैं उसको जो चाहूँ बना दूंगा। तो वॉटसन साहब ने भी कहा इस बात को कि ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने इस बात को कहा है कि हमें बालक दे दो और हम बालक को कुछ भी बना देंगे। तो इसी आधार पर इन्होंने कहा था कि सभी बालक जन्म के समय कैसे होते हैं? समान होते हैं। ये किनका मानना है? वॉटसन का मानना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अंतिम क्वेश्चन आपकी वीडियो का, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। नवजात शिशु एक दिन में लगभग कितने घंटे सोता है? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा आंसर, 15 से 20 घंटे, यानी कि बस सोना और दूध पीना, यही काम है बच्चे के पास। बचपन में तो सोता रहता है, सोता रहता है, जब जन्म लेता है तो 15 से 20 घंटे वो लगभग क्या करता है? सोता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम में ये पहले पूछे भी जा चुके हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने और ऐड किए हैं। तो वीडियो आप पूरी देख ही रहे हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें भाई, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। और हाँ, अगर आपको इन वीडियो की PDF चाहिए या साइकोलॉजी की इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप हमसे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जो है टेलीग्राम दी एक्सीलेंस क्लासेज, फेसबुक पेज पर दी एक्सीलेंस क्लासेज। ठीक है, तो आप इनके माध्यम से हमसे जुड़ भी सकते हो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें भाई, कर दें लाइक, कर दें सब्सक्राइब, कर दें शेयर याद से। तो दोस्तों धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हम अगली वीडियो में फिर आएंगे आपके पास इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। और EVS की सीरीज भी आप चालू हो चुकी है, आपको फिर से एक और वीडियो अपलोड होगी जल्दी ही। तो वीडियो को पूरा देखते रहें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज़।